हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आज हम दिन में दोबारा मिल रहे हैं। दिन में हम डेली करंट अफेयर सेशन में मिले थे, अब हम मिल रहे हैं। वाई? बिकॉज वी हैव टू डू दिस मंथली रिविजन, एमसीक्यू रिविजन, यानी पूरे जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में आज हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी हम देखने वाले हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, साथ साथ उसकी न्यूज़ को भी समझते चलेंगे ताकि उस न्यूज़ में से और भी एक दो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हो वो भी आप आंसर कर सको। ठीक है जी, आगे बढ़े उससे पहले समझिएगा। देखिए, आज हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको पूरे महीने के करंट अफेयर डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली करने हैं अलोंग विद स्टैटिक पॉइंट्स, तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट की तरफ मूव करना चाहिए जो कि है मंथली मैगजीन। कहां से मिल सकती है? parchamclasses.in से। .in ध्यान रखिएगा, यहां से जाकर के आप इसको एक्सेस कर सकते हो, parchamclasses.in। और आज हम करेंगे करीब 70-75 क्वेश्चंस का डिस्कशन, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं क्योंकि ऑब्वियसली महीने में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं। तो अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कवरेज चाहिए है तो ये एक डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम का होगा, एंड दैट इज सवाल ई बुक। हर महीने 200 MCQs विद एक्सप्लेनेशन लाए जाते हैं, तो इसको भी आप parchamclasses.in से ले सकते हो। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, वो आप परचम ऐप से जाके एक्सेस कर सकते हो। और एक और बहुत अच्छा टूल आपके लिए हम लेकर के आते हैं क्वार्टरली मोड पे, यानी हर 3 महीने में एक ई बुक आती है, एक PDF आती है जो रफ्तार नाम से होती है। रफ्तार मतलब फटाफट फटाफट। तो ये हेडलाइनर है, A to Z सारी न्यूज़ हेडलाइन फॉर्मेट के अंदर कैटेगरी वाइज जमी हुई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अभी अप्रैल टू जून का लॉन्च हुआ है, इससे पहले जैन टू मार्च का भी हो रखा है। इंडिविजुअल ई बुक है वो parchamclasses.in पे, और अगर इसका भी सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप से आप ले सकते हो। ज़्यादा जानकारी अब मैं यहाँ नहीं दूंगी, आप हेल्पलाइन नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टाइमिंग का और डेज का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब पढ़ने पे फोकस करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे। हम फॉर्मेट ऐसे ही रखेंगे, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, आप लाइव चैट में मौजूद होगे, आंसर करने शुरू कर दीजिएगा और फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है आपको, कई जगह हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखेगा, लेकिन जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, वहाँ मैंने सिर्फ इंग्लिश डाला है, बहुत हौच पौच हो जाता है। अदरवाइज मैं समझाते चलूंगी उन बच्चों को जिनको इंग्लिश में कन्फ्यूजन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट, और आपको बताना है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट कौन सी है इन स्टेटमेंट में से? पहला, ये जो वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट है वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह डेवलप हो रहा है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होता है प्रोजेक्ट, उसी को आप इम्प्रोवाइज करके उसी के ऊपर दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे होते हो। ठीक है, ऐसा है क्या? दूसरा, ये गेटवे की तरह काम करेगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। बेसिकली यूरोप को एशिया से कनेक्ट करने के लिए जो कॉरिडोर्स होते हैं उनके गेटवे की तरह भी ये काम करेगा, और मिडिल ईस्ट तक कनेक्टिविटी के लिए भी। कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? गलत कौन सी है? ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है, बिकॉज ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह बनाया जा रहा है एकदम स्क्रैच से। ठीक है, जब बिल्कुल खाली मैदान से कंस्ट्रक्शन चालू किया जाता है किसी प्रोजेक्ट का, उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा? ओनली ए, ओनली ए विल बी द राइट, ओनली वन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखिएगा, वाधवान प्रोजेक्ट जो कि 13th मेजर पोर्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है भारत के महाराष्ट्र के अंदर। सो इसको अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट से कि ऑल वेदर ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। डीप ड्राफ्ट पोर्ट कौन से होते हैं? जिनमें बहुत गहराई होती है, तो बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो पोर्ट तक आ सकती हैं, डॉक कर सकती हैं। वाधवान कहाँ आएगा? महाराष्ट्र के अंदर आएगा। 76,220 करोड़ रुपीस की लागत से यहाँ पे बनाया जाएगा इसको, राइट। एंड उसके अलावा 298 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ये रखता है, यानी इतने कार्गो को ये हैंडल कर पाएगा और बहुत लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगा। ये पोस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे फोकस करना होता है। ठीक है जी, यही सब बातें मैंने यहाँ लिख दी। वाधवान पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंसर कीजिएगा। हु वन बाल साहित्य पुरस्कार इन इंग्लिश राइटर कैटेगरी फॉर हर हिस्टोरिक फिक्शन द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री इन 2024। देखो, जो साहित्य अकादमी है उसने हाल ही में 2 कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स को अनाउंस किया, एक बाल साहित्य, एक युवा साहित्य। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाल साहित्य पुरस्कार है उसमें इंग्लिश कैटेगरी में विजेता कौन रही और उनकी रचना कौन सी थी? द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स। बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जब आप बच्चों से रिलेटेड साहित्य लिखते हो, चिल्ड्रन ओरिएंटेड लिटरेचर आप लिखते हो। इसका राइट आंसर होगा ए, नंदिनी सेनगुप्ता। देखिएगा,
सो युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार बच्चों के लिए लिखा जाता है, युवा पुरस्कार जिसमें यंग लोग लिखते हैं यानी राइटर्स यूथफुल एज के होते हैं। सो बाल साहित्य पुरस्कार में नंदिनी सेनगुप्ता इंग्लिश के लिए अवार्ड जीती हैं और देवेंद्र कुमार हिंदी के लिए 51 बाल कहानियाँ। युवा पुरस्कार की बात करें तो के वैशाली इंग्लिश कैटेगरी में जीती हैं, होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्टिक इन इंडिया, एंड गौरव पांडे हिंदी में स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन कमिंग योर वे। अगर आपने डेली सीए फॉलो किया है या फिर बहुत अच्छे से वीकली करंट अफेयर भी पढ़ा होगा, आप क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। डेली सीए पढ़ा होगा तो 100% आंसर कर पाओगे, मेरी एक्सपेक्टेशन है। वीकली किया होगा तो भी काफ़ी कुछ आंसर कर पाओगे, मंथली से भी कर पाओगे, और नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पकड़ में आ जाएंगे। चलिए, हुज ऑटोबायोग्राफी इज आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये जो आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, किसकी आत्मकथा है, किसने लिखी है जी, किसकी है पहले तो ये बताइए। आर अश्विन की है, बिल्कुल। और आर अश्विन ने किसके साथ मिलकर लिखी है इसको, सिद्धार्थ मोंगा के साथ में, सिद्धार्थ मोंगा के साथ में मिलकर लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 2024 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 देशों में से एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की क्या रैंकिंग रही। क्या आंसर होगा, 176th रैंक रहा हमारा, डी इज द राइट आंसर। और उससे रिलेटेड अब कुछ देखते हैं। अच्छा, इससे पहले ना अभी आर अश्विन की किताब हमने देखी, ऑलरेडी मैं आपके लिए 6 मंथ कंपाइलेशंस कुछ लेकर के आ चुकी हूँ निमोनिक्स से, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेटफॉर्म के ऊपर 2024 6 मंथली करंट अफेयर की। ठीक है, जाकर के देखिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, और एक और कैटेगरी कौन सी हमने ली थी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये 3 कैटेगरीज में आपको 6 मंथली करंट अफेयर की याद करवा चुकी हूँ निमोनिक्स से। बहुत जल्दी हम और कंपाइलेशन लाएंगे जिनमें इंडेक्सेस भी शामिल होंगे, राइट, पर अभी के लिए आप वो रेफर कर सकते हो। चलो, सो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। इंडिया 176 आया है, कितने देशों में से, 180 कंट्री के अंदर से। और हमने किसको पीछे छोड़ा है, सिर्फ 3 देश और 4 देश और हैं, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये बॉटम 4 में है, बस इनको पीछे छोड़ा है मेजरली। अगर आप मेजर कंट्रीज़ की बात करोगे ना जो बॉटम में है, तो हम भी बॉटम कंट्रीज़ में से ही आ रहे हैं। 176 पे हम हैं, नीचे बस 4 ये छूटे हैं। टॉप किसने किया है, एस्टोनिया ने टॉप किया है, एस्टोनिया ने टॉप किया है, फॉलोड बाय जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी, सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे। ठीक है, अच्छा, इस बार हमारा रैंक 176 रहा है, लेकिन अगर आप 2022 EPI की बात करो, ये हर 2 साल में एक बार आता है, ये बाइनियल इंडेक्स है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसा है, 2 साल में एक बार आता है। तो 2022 में हमारा रैंक 180th था, अब हम थोड़ा इंप्रूव हुए, 176 पे आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ नाता प्रथा एंटेल। नाता प्रथा, ये जो एक प्रथा है, इसमें क्या शामिल होता है। क्या इसमें शादी ट्रांजैक्शन या स्टैम्प पेपर के थ्रू की जाती है, खरीद बेच के थ्रू या स्टैम्प पेपर के थ्रू। अरेंज मैरिज होती है कंसेंटिंग अडल्ट के बीच में, यानी अपनी इच्छा से। ऑर्फन्स को, जो अनाथ होते हैं, उनको अमीर फैमिलीज अडॉप्ट करती हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं चिल्ड्रन के लिए। क्या होती है नाता प्रथा, आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर। नाता प्रथा को लेकर के भी हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने फटकार लगाई है काफ़ी सारे स्टेट्स को, और नोटिस भी इशू किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात को। नाता प्रथा बहुत पुरानी एक प्रथा है जो चली आ रही है, जिसके केस में हम नाता कर देते हैं अपनी बच्चियों का। अब वो बच्ची छोटी भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है, 6, 7, 7, 8, 9 साल की भी हो सकती है। उसमें क्या होगा, आपने कुछ रुपए लिए और अपनी बच्ची को उनके साथ नाते में भेज दिया, कोई लीगल कार्यवाही नहीं, मतलब आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हो कि शादी हो गई है, नहीं होगी। बच्ची मेजर भी हो सकती है, यानी अडल्ट भी हो सकती है, माइनर भी हो सकती है। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पेरेंट ने एक के साथ नाता जोड़ा, वो बंदे ने राशि नहीं दी, रुपए नहीं दिए, तो बुला करके किसी और के साथ नाता जोड़ के भेज दिया। तो आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो अपनी बच्चियों का, अपनी डॉटर्स का, और फैमिलीज ही नाता के अंदर बांधती हैं। सो ऐसी प्रथा को लेकर के, जिसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन कहा गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, और ऐसा करना बिल्कुल कानून के खिलाफ होगा। और रिपोर्ट मांगी है कि क्या क्या चल रहा है आपके स्टेट्स के अंदर। सो सेलिंग ऑफ गर्ल्स, स्टैम्प पेपर पे लिख देते हैं आपका नाता हो गया, बजाय आप इसके एवज में इतने रुपए हमें दोगे, ओके। और मैरिज की शक्ल में आप बच्चियों को उनके साथ भेज देते हो, जबकि मैरिज होती भी नहीं है, चाइल्ड मैरिज इन्वॉल्व कर दी जाती है। ठीक है जी। सो नाता प्रथा एक
कुरीति है हमारे समाज की। जल्दी से मुझे बताएंगे यूनियन मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन देख रही हैं? ओके, यूनियन मिनिस्टर कौन है इस मिनिस्ट्री को हैंडल करने वाली? अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज वन द पेन पाइंटर अवार्ड 2024? पेन पाइंटर अवार्ड, जो कि आप अपने समय में चलने वाला जो भी कुछ चल रहा है, वो विवादास्पद भी क्यों ना हो, वो कंट्रोवर्शियल भी क्यों ना हो, अगर आप उसको लिखते हो, आप फ्री राइटिंग करते हो, आप एक बेबाक राइटिंग करते हो, तो पेन पाइंटर अवार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। सो किसको मिला है हाल ही में? अरुंधति रॉय को मिला है। अरुंधति रॉय हैज़ वन पेन पाइंटर प्राइज 2024। 2009 से प्राइज दिया जा रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और नोबेल लॉरिएट हैं हैरोल्ड पाइंटर, इनकी याद में अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, अगर कोई राइटर यूके का है, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ कंट्रीज का है, तो और उन्होंने अगर फ्रीली एक्सप्रेस किया है अपने समय में जो भी कुछ चल रहा है, तो ये पेन पाइंटर अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्ट अच्छे से कवर करके जाइएगा जिस भी एग्जामिनेशन को अपीयर करोगे। सो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 से रिलेटेड आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा। अभी देखो नीट में और फिर उसके अलावा नेट एग्जामिनेशन में इतने जो घपले चल रहे हैं, वापस रद्द हो रहे हैं, उसके चलते ये एक्ट लाया गया। पहला स्टेटमेंट बोलता है ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, यानी जो भी अपराध किए जा रहे हैं, हैव बीन मेड कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। वारंट की भी जरूरत नहीं है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, बेल नहीं मिलेगी, और ये सीरियस क्राइम के अंडर में आता है। अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया ना, तो भी केसेस तो चलेंगे। ठीक है, क्या ये इस कैटेगरी में आएंगे? पहली चीज बिल्कुल सही है, आएंगे। दूसरा, द सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू हैंड ओवर द इन्वेस्टिगेशन। ये वाली अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये केसेस सौंप सकते हैं, जैसे कि सीबीआई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो क्या ऐसा भी प्रावधान है? बिल्कुल है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ये एक सीरियस लेवल के अपराध को हैंडल करने के लिए एक्ट लाया गया है, जिसके तहत 21 जून 2024 से ये एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया गया है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है जो कि चीटिंग या माल प्रैक्टिसेस जो होती हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, उनसे रिलेटेड है। इंडिविजुअल भी अगर कोई इसमें पाया जाता है शामिल, तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट सज़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो रही है, जैसे एग्जाम ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अलग अलग कंपनीज की, अगर वो कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और भी कड़े सज़ा इसमें रखी गई है। तो जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवा रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड करवा रहा है, एसएससी करवा रहा है, एनटीए करवा रहे हैं, तो वो सब इसके दायरे में आएंगे। अब जो भी सज़ा है वो मैंने आपको समझाया। कॉग्निजेबल है यानी कि बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, नॉन बेलेबल यानी बेल भी नहीं मिलेगी, नॉन कंपाउंडेबल यानी कि आप इसमें आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट और चलो ले दे के कुछ रफा दफा कर लो, ये सब नहीं हो सकता। सीरियस क्राइम के अंडर में ये आता है। किसी इंसान को अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो सज़ा हो सकती है 3 साल से लेके 5 साल तक की, 3 साल से कम नहीं, एंड अप टू 5 years, और 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। ये कब है? इंडिविजुअल केस में। बड़े लेवल पे अगर आप मिल करके ये क्राइम कर रहे हो, जैसे सर्विस प्रोवाइडर हो आप, तो 1 करोड़ रुपए तक की आपको फाइन लग सकती है, और उसके साथ साथ आपको 4 साल तक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हो, राइट। और ये जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, ये अच्छे रैंक की होगी जो आपका केस देखेगी। डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से नीचे रैंक के लोग नहीं देखेंगे, और किसी भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में ये केस दिया जा सकता है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कर पा रहे हो? हाँ, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बिकॉज हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रखते हैं। आजकल एग्जाम में बिल्कुल ऐसे परोसे हुए जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। चलिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, स्ट्रेट भी मिलेंगे, स्ट्रेट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 वाक्य आपको दिए गए हैं, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। पीएम किसान सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? देखो, 2 तरह की स्कीम्स होती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का क्या मतलब होता है कि पूरी की पूरी जो फंडिंग होती है वो केंद्र सरकार से ही आएगी, सेंटर से ही आएगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब सेंटर कुछ परसेंटेज उसमें देगा, ओके, अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द फंडिंग विल बी कमिंग फ्रॉम सेंटर, बाकी स्टेट को मैनेज करना होगा। तो ये क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है पीएम किसान?
नहीं, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अंडर द स्कीम 6,000 पर ईयर इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, क्या जो फार्मर हैं जिनको ये राशि दी जाएगी 6,000 रुपये सालाना, क्या वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी? नहीं जी, 3 में दी जाएगी, तो दोनों ही गलत हो गए, है ना ये करेक्ट है ना ये करेक्ट है, नीदर 1 और 2। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो, तो 17th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान सम्मान निधि का उन्होंने, पीएम किसान सम्मान निधि यानी PMKISAN, पीएम किसान स्कीम के तहत 17वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज की। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% फंडिंग कौन देता है? हमारी जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो देती है। 6,000 रुपये किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर, ठीक है जी। और कब से चालू हो रखी है ये? 2018 से ये ऑपरेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम फार साइड ऑफ मून? मून के फार साइड, वो साइड जो हमें दिखता भी नहीं है, वहां से सैंपल लेके आने वाला स्पेसक्राफ्ट पहली बार कौन सी कंट्री का है ये जिसने अचीव किया है? चाइना इज द राइट आंसर। सो देखिए चाइना का चांगे 6 मिशन हुआ, चांगे 6, और इसके तहत जो स्पेसक्राफ्ट था वो फार साइड ऑफ द मून में गया और वहाँ पे भी साउथ पोल के पास एथकेन बेसिन पे 53 डे का लॉन्ग मिशन था। वहाँ जाके मिट्टी पत्थर लेकर के वो वापस धरती पे सक्सेसफुली लौट के आ चुका है। आपसे कभी पूछ लिया जाए ना, अकेला कंट्री जो मून के फार साइड पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है, तो वो कौन सा होगा? चाइना होगा। हम साउथ पोल के पास गए थे लेकिन हम फार साइड में नहीं गए, हम उस साइड में गए थे जो धरती से वो दिखती है। ओके, सो चाइना अकेला ऐसा कंट्री है जो फार साइड ऑफ द मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्सेसफुल हो पाया था। 2019 में इसने ऐसा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय लंडन सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन? लंदन की सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन है, उसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बस सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी? सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, यानी कि उसके अंदर जो लोग होंगे ना वो चेंज किए हैं और पूरी एक कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, नए लोगों के साथ बनाई है, राइट। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि इस रिकॉन्स्टिट्यूटेड सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन यानी जेंडर से रिलेटेड बातें करने, मुद्दे देखने के लिए और इंटरनल कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, नए सिरे से गठित की गई है। इसके चेयरपर्सन किसे बनाया है? बताइए, जल्दी से आंसर कीजिए, कौन होंगे? हीमा कोहली जी, जस्टिस हीमा कोहली को बनाया है इस कमेटी का चेयरपर्सन। ये 12 मेंबर की एक कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं हीमा कोहली, वो इसको चेयर करेंगी। तो जेंडर से रिलेटेड जो मुद्दे हो गए या इंटरनल कंप्लेंट्स आ रही हैं पर्टिकुलरली जेंडर से रिलेटेड, तो ये कमेटी को एड्रेस की जाएंगी। नेक्स्ट देखिएगा, विच इंस्टीट्यूट हैज बीन अवॉर्डेड नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024 बाय WHO? किस संस्थान को 2024 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? निमहंस है, निमहंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। सो निमहंस जो कि बेंगलुरु बेस्ड है, उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। एंड किसके अंडर में आता है निमहंस? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हु इज हेडिंग दिस मिनिस्ट्री? जल्दी से बताओ मुझे, हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है? राइट डाउन। नेल्सन मंडेला अवार्ड ये जो है WHO द्वारा, ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो भी हेल्थ प्रमोशन के रिलेशन में उत्कृष्ट काम करते हैं, वो इंडिविजुअल हो, सरकारें हों, NGOs हों, ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको अवार्ड दिया जाता है। 13th क्वेश्चन कमिंग योर वे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। स्पोर्ट्स की दुनिया से सवाल आ रहा है, ठीक है, चलो देखो। DP मनु सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट। DP मनु मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर के आए हैं क्या? बिल्कुल लेकर के आए हैं जी, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाँ, नैना जेम्स सिल्वर मेडल लाई है विमेंस लॉन्ग जंप में, लंबी दूरी तक जो कूदा जाता है उसमें सिल्वर लाई है? नहीं 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 नहीं, ये भी क्या लेकर के आई हैं? गोल्ड लेकर के आई। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, नैना जेम्स
विमेन लॉन्ग जंप में गोल्ड लाई हैं, डीपी मनु जैवलिन थ्रो मेंस में गोल्ड लाए हैं और अंकेश चौधरी मेंस 800 लॉन्ग जंप में गोल्ड लाए हैं। तो इंडिया ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन में टोटल 7 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड शामिल थे। और ये कहाँ हुई, ये जो पूरी चैंपियनशिप थी तेपी के अंदर कंडक्ट की गई है। ठीक है, चलो। How many voters participated in recent Lok Sabha polls, establishing a new world record according to Election Commission of India? Election Commission of India यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं ने भाग लिया, जिसने एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आज तक इतने सारे लोगों ने वोटिंग नहीं की है एक साथ। So, how many voters participated overall in one-time elections? Answer would be 64.2 करोड़ पीपल। और इनमें भी और आंकड़े देखिए कुछ। तो पहला तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि 64.2 करोड़ वोटर्स ने लोकसभा पोल में इस बार पार्टिसिपेट किया। इसमें विमेन कितनी थी, 31.2 करोड़ फीमेल्स थी, राइट। हाईएस्ट पूरी दुनिया में फीमेल्स ने अगर एक बार के इलेक्शंस में अगर वोट किया हो। उसके अलावा नोटा यानी नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख फिगर क्रॉस हो गया, करीब 1.5 लाख लोगों ने नोटा का ऑप्शन चूज किया था इस बार, जो अभी तक का हाईएस्ट है, राइट। वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोल्स किए गए, सो ताशिगांग, कहाँ पर है ये, हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में, राइट। और इसको मॉडल पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया। मॉडल पोलिंग स्टेशन वो होता है जहाँ पे एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब ताशिगांग हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ताशिगांग, स्पीति वैली, हिमाचल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन विल बी द होस्ट एयरलाइन ऑफ द 81st इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन 2025। देखो, इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2025 के अंदर वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट, ठीक है। और उसके अंदर जो होस्ट एयरलाइन होगी, जो सारे अरेंजमेंट होस्ट की तरह से देखेगी, वो कौन सी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। IATA तो ऑर्गेनाइज कर ही रहा है, उसके साथ होस्ट एयरलाइन कौन सी होगी, इंडिगो होने वाली है। ये देखो पोस्टर। सो IATA की एनुअल जनरल मीटिंग है और इंडिगो होस्ट के तौर पे इसको ऑर्गेनाइज करेगा इंडिया के अंदर। 81st एडिशन होगा IATA एनुअल जनरल मीटिंग का, ठीक है जी। और ये कहाँ होगी, दिल्ली में होगी, जून 2025 के अंदर। और करीब 42 इयर्स के बाद हम इसको होस्ट कर रहे हैं। लास्ट हमने 1983 में और 50 उससे पहले 58 में की थी। तो इस बार 3rd बार हम इसको होस्ट करेंगे। ओके, 15 क्वेश्चन हो गए ना, तो चलो छोटा सा ब्रेक भी लेते हैं और बताते हैं आपको कि जिन बच्चों को अभी तक आइडिया नहीं है कि मैम ठीक है, करंट अफेयर्स तो हम परचम से पढ़ रहे हैं और अच्छे से तैयार हो रही है और होनी भी चाहिए, बिकॉज बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाया जाता है, पूरी शिद्दत से आप तक इफेक्टिवली पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप लोग अगर सिंसियरली पढ़ोगे तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मेरी गारंटी। अभी तक के एक्सपीरियंसेस भी यही बताते हैं। hundreds of students write to us about it for various examination। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके, ये सब कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए आप अगर वनडे एग्जामिनेशंस देते हो कोई भी, SSC के अंडर में, रेलवे के अंडर में, टीचिंग के, लॉ के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, GA अगर उसमें आता है, तो बेझिझक जाकर के परचम ऐप पे जनरल अवेयरनेस कोर्स चेकआउट कीजिए। टारगेट 2024 का SSC का है, ये CGL Tier 2 लेवल तक का है, यानी काफ़ी अच्छे लेवल का कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो बातचीत में बिल्कुल भी। आपको डाउनलोडेबल PDF मिलेंगे, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लिए जाते हैं अगर डाउट रिक्वेस्ट आती हैं तो, देन PYQ डिस्कशन है, मॉक पेपर्स हैं, सो लॉट इज देयर। स्टैटिक जीके कोर्स मैंने ले रखा है जिसमें निमोनिक से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक, मैनी टॉपिक्स आर देयर जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो इसमें कवर्ड है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। एंड देन दिस SSC टेस्ट सीरीज, जैसे अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना करंट अफेयर के, इसी तरह से GA के 5500 क्वेश्चन, 5500 क्वेश्चंस स्पेशली डिज़ाइन किए गए। ऐसा नहीं है कहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिए हों। स्टेटमेंट बेस्ड मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मिलेंगे, सेक्शन वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, Tier 1 Tier 2 लेवल तक के हैं, तो डेफिनेटली अ वेरी गुड सोर्स जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस अलॉन्ग विद दिस विल बी अ परफेक्ट तैयारी फॉर योर जनरल अवेयरनेस। कहाँ से चेकआउट करना है, परचम ऐप से। कोई ना कोई डिस्काउंट अवेलेबल रहता है, सो प्लीज़ डिस्काउंट अवेल कर लीजिएगा। समझ नहीं आए तो टीम की मदद ले लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए बढ़े आगे। 16 क्वेश्चन योर वे। देखो कई बार ना क्वेश्चन बड़े बड़े दिखते हैं, देख के घबराना नहीं होता है, समझने की कोशिश करनी होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ अपकमिंग मिशन जॉइंटली अंडरटेकन बाय ISRO
एंड CNES क्या है? सेंटर नेशनल ईट्यूड्स स्पेशल्स, ये किसका है? फ्रेंच। डिज़ाइन फॉर अर्थ्स नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, कोई एक अपकमिंग मिशन है जो कि इंडिया और फ्रांस मिलकर के लेकर के आने वाले हैं अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को असेस करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। कौन सा होगा? आंसर इज तृष्णा। ये सैटेलाइट है। तो इसरो ने अनाउंस किया है इंडो फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन। इंफ्रारेड रेस से अर्थ की ऑब्जर्वेशन की जाएगी, पिक्चर्स वगैरह ली जाएंगी, और इंडिया और फ्रांस मिलकर इसको करेंगे। CNES कहाँ की स्पेस एजेंसी है? फ्रेंच स्पेस एजेंसी है ये। तो ये मिलकर के इसको कंडक्ट करेंगे। और नाम क्या है इस मिशन का? तृष्णा। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? तृष्णा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इसके अंदर सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट जो भी दुनिया भर में होता है ना, उसमें मदद मिलेगी। बिकॉज वाटर कितना इवेपोरेट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे किस तरह से इवेपो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर है, वाटर बॉडीज कितनी है, कहाँ कहाँ पे कितना इवेपोरेट कर रही हैं, और सरफेस टेम्परेचर्स कैसे हैं, आइस जो ग्लेशियर्स हैं वो किस हिसाब से मेल्ट हो रहे हैं, एट्सेट्रा। ये सारी स्टडी करेंगे। अभी लॉन्च नहीं होना है, 2025 में होना है, और 5 साल का ये मिशन रखा गया है जो सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करने वाला है। तृष्णा का मतलब क्या होता है? आपको प्यास है, थर्स्ट है किसी चीज़ की, राइट? तो उसी से याद रखिएगा इसको। ऑन विच ओकेजन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन? एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन जो है वो PM मोदी जी ने कब लॉन्च की, किस उपलक्ष्य में लॉन्च की, कौन सा डे था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, बिल्कुल। पर्यावरण दिवस जिसे हम बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को आता है, तब ये एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन लॉन्च की गई। और थीम क्या थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। और हर बार ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ग्लोबल होस्ट होता है, एक ऐसा देश होता है जो सबसे जो प्रोग्राम होगा एनवायरनमेंट डे का उसको होस्ट करेगा। इस बार कौन सा है? सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब से मनाया जा रहा है? 1973 से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको लीड करता है। विच इंडियन सिटी हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे हाल ही में इंडिया की कौन सी सिटी को रिकॉग्नाइज किया है? क्या आंसर होगा? आंसर होगा श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पे वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने रिकॉग्नाइज किया है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोकल क्राफ्ट्स किए जाते हैं, और इससे क्या होगा? टूरिज्म और क्राफ्ट के एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। ये इंडिया से 4th ऐसी सिटी है जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले 3 सिटीज़ और थी। कौन कौन सी थी? जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर। ठीक है जी, मैसूरू। और अब चौथी कौन सी हो गई है? श्रीनगर हो गई है। Then who became the first woman to fly on the maiden mission of a new human-rated Boeing Starliner's spacecraft? Starliner का जो spacecraft है उसमें इंसानों को लेकर के स्पेस में गया और उसके मेडन मिशन में जाने वाली पहली महिला कौन बनी? सुनीता विलियम्स बनी। ठीक है जी, काफ़ी बार न्यूज़ में आया ये, है ना। और इस मिशन का नाम बताइए मुझे। हाँ, मैंने ऑन पर्पस यहाँ लिखा नहीं था। टेल मी द नेम ऑफ दिस मिशन जिसमें सुनीता विलियम बोइंग के स्टारलाइनर्स स्पेस क्राफ्ट में बैठ करके स्पेस में गई और इस मिशन की पहली महिला बनी जाने वाली सुनीता विलियम्स। नेम द मिशन। ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005। अब देखिए, एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 जो कि कहाँ से डील करता है? जम्मू एंड कश्मीर से डील करता है। अभी हम देखेंगे। तो उससे रिलेटेड 3 वाक्य आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। इट वॉज फर्स्ट इशूड इन 1917। 1917 में इसको इशू किया गया था, इस ऑर्डिनेंस को। एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस में बता दूं, जो टेररिस्ट होते हैं उनके लिए, या जो आकर के हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे होते हैं, डिस्टर्बेंस ला रहे होते हैं हमारी पीस, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी में, उनके लिए ये बहुत कड़े नियम कायदों के साथ में, बहुत कड़ी पेनल्टीज़ के साथ में ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। तो क्या ये 1917 में इशू हुआ? सबसे पहले देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर अपील अगेंस्ट वर्डिक्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर आपको इसके चार्जेस के तहत कन्विक्ट किया गया है तो आप अपील नहीं कर सकते। ऐसा भी है क्या? ऑर्डिनेंस डज नॉट बार एनी डिस्क्लोजर और पब्लिकेशन ऑफ केस ट्राइड अंडर इट। और अगर आप इस ऑर्डिनेंस के तहत केस चल रहा है आप पे, तो कोई रोक टोक नहीं है
आप इसको पब्लिक कर सकते हो, इसकी डिटेल डिस्क्लोज कर सकते हो। अब इनमें से कौन से वाक्य सही हैं? फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। सो ओनली 1 and 2। देखिए क्या है एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस, वो समझिएगा। जम्मू एंड कश्मीर के जो डायरेक्टर जनरल है ना, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्वेन जी ने कहा है कि जितने भी अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो मिलिट्री अटैक हुआ था पिलग्रिम्स के ऊपर, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं, मिलिटेंट्स तो हैं ही, लेकिन जो लोग मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको भी एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस 2005 के तहत कन्विक्ट किया जाना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उनको ट्रायल में डालना चाहिए। अब ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये सबसे पहले 1917 में डोगरा महाराज जो थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनके समय लाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद इसको कानून के अंदर बदलाव मतलब कर दिया गया। अब अगर आप खुद एनिमी एजेंट हो, यानी हमारे दुश्मन हो, या फिर आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आप हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस को अगर बीच में रोक रहे हो, किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत कम अभी तक ये यूज़ किया जाता था, बिकॉज बड़े कड़े नियम कायदे हैं इसके, जैसे कि पेनल्टी, या तो आपको डेथ पेनल्टी मिलेगी, या आजीवन कारावास मिलेगा, या 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। कम से कम सजा ही इसमें 10 साल की है, राइट। दूसरी चीज़, आप अपील नहीं कर सकते। अगर आपको एक बार फैसला सुना दिया तो चलो अब मैं हायर कोर्ट में जाऊं, फिर मैं हायर कोर्ट में जाऊं, आप ये नहीं कर सकते हो। अगर आप अपील करोगे भी तो भी जो लोग आपका सुनवाई वापस करेंगे वो भी गवर्नमेंट के ही लोग होंगे, और स्पेशली अपॉइंटेड जो कोर्ट होंगी वही आपकी सुनवाई करेंगी। और जब तक आप पे केस चल रहा है तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती कि क्या केस में हुआ, क्या हियरिंग हुई। नो पब्लिकेशन, नो डिस्क्लोजर कैन हैपन। सो इस तरह की ये प्रावधान है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन इंडिया इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? क्वाकराइली साइमंड्स। QS क्या है? क्वाकराइली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत से शीर्ष स्थान, टॉप पोजीशन किस इंडियन यूनिवर्सिटी ने हासिल की? क्या आंसर होगा? आंसर होगा IIT मुंबई। और ग्लोबली MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लगातार 13th टाइम टॉप पे रहा। अब आप बोलेंगे मैम 2025 की रैंकिंग कैसे, अभी तो 2024 चल रहा है? वो इसलिए क्योंकि इन रैंकिंग्स को देख करके ही फ्यूचर एडमिशन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन रैंकिंग की यूटिलिटी कब के लिए है? अगले साल के लिए है। इस साल के तो एडमिशन्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रवाह सॉफ्टवेयर। ये प्रवाह सॉफ्टवेयर है जी, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है, ये कुछ वाक्य हैं, देखिए। इसको एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया है क्या? नंबर 1। ये जो प्रोग्राम है, इट विल बी यूटिलाइज इन द गगनयान प्रोजेक्ट फॉर एरोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स। ऐसे लॉन्च व्हीकल जिनमें इंसानों को बिठा करके आप स्पेस में भेजोगे, जैसे कि गगनयान प्रोजेक्ट हो गया, उनके एरोडायनेमिक्स के एनालिसिस के लिए इसको यूज़ करेंगे। क्या एरोडायनेमिक्स क्या होते हैं? कि जब वो उड़ेगा हवा में, एटमॉस्फेयर को चीर करके जाएगा, तो हवा का फ्रिक्शन आता है ना, तो उसकी डिज़ाइन किस तरह की होनी चाहिए कि कम से कम फ्रिक्शन फील करे। तो इन सब के एनालिसिस के लिए काम में लिया जाएगा कि प्रवाह सॉफ्टवेयर। ये तो बिल्कुल सही है, ये सही नहीं है। आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ओनली A, मतलब ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। देखो, इसरो ने और इसरो के भी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। नाम क्या है उसका? प्रवाह सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रवाह का भी फुल फॉर्म है, हर चीज़ का फुल फॉर्म होता है हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट बनाना है सब कुछ। कितने फुल फॉर्म याद करोगे? पैरेलल रैन सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, प्रवाह। अब इसका मेन काम क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लो। जो लॉन्च व्हीकल जब उड़ेगा तो एक्सटर्नल फ्लो उसका कैसा हो रहा है, इंटरनल उसकी डिज़ाइन किस तरह से होनी चाहिए, विंग्ड रखें, नॉन विंग्ड रखें, री एंट्री जब करेगा तो उसकी डिज़ाइन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को सिमुलेट करके समझने के लिए ये प्रवाह सॉफ्टवेयर काम करेगा। आपकी जो डिज़ाइन है वो आपने उस पर चढ़ा दी, फिर वो देखेंगे एरोडायनेमिक्स कैसे वर्क कर रहे हैं। और जैसे गगनयान प्रोग्राम है उसमें भी काम में लिया जाएगा। उसके अलावा और भी जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेंगे उनमें काम में लिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी स्टेटमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा बाद में और सिंपल आएंगे ना। घबरा तो नहीं रहे हो ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का फ़ायदा क्या होता है ना, आपको एक ही न्यूज़ के 2-3 इंपॉर्टेंट पहलू यहीं मिल जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं इस तरह के सेशन में थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। ठीक है, देखो सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई आंसर कर लेगा, आप भी कर लोगे, आपका कॉम्पिटिटर भी कर लेगा, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड से थोड़ी तैयारी और डेप्थ में हो जाती है। सो 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको करेक्ट बतानी है। स्लोवेनिया, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, क्या इन्होंने पैलेस्टाइन को स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया? स्टेट यानी यहाँ पे क्या मतलब है इसका? कंट्री। कंट्री
Currently, over 140 countries acknowledge the state of Palestine, representing more than 2/3 of United Nation member states. अभी देखो पैलेस्टाइन को रिसेंटली काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने रिकॉग्निशन दिया है कि हम इसको कंट्री का दर्जा दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन इसको अभी कंट्री का दर्जा नहीं देता, ऑब्जर्वर स्टेट मानता है, मतलब मेंबर स्टेट नहीं मानता है ना। तो ये पहला चीज़ बोल रहे हैं, स्लोवेनिया, स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड ने क्या पैलेस्टीन को स्टेट का दर्जा दे दिया है? बिल्कुल दे दिया है। 140 से ज़्यादा कंट्री हो गए हैं क्या जिन्होंने इसको दर्जा दे दिया कंट्री का? बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं जी। ठीक है, तो अब देखिएगा, स्लोवेनिया लेटेस्ट यूरोपियन कंट्री बन गई है पैलेस्टाइन को एक स्टेट कंट्री या स्टेट का दर्जा देने वाली आफ्टर स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड। और 140 से ज़्यादा यानी 2/3 यूनाइटेड नेशन अब पैलेस्टाइन को, 2/3 देश यूनाइटेड नेशन के पैलेस्टाइन को एक कंट्री मानते हैं। अगला सवाल, हु वन द स्टीफान एवेग्यान मेमोरियल 2024 जो कि जेर्मक अर्मेनिया में हुआ? क्या है भाई ये? ये है क्या? ये चेस से रिलेटेड चैंपियनशिप है, कंपटीशन है। ठीक है, सो स्टीफान एवेग्यान मेमोरियल 2024 चेस चैंपियनशिप जो कहाँ हुई? अर्मेनिया में हुई। जीती किसने? बताओ, अब तुक्का ही लगाओगे अगर नहीं पता ये क्या है तो। आंसर है अर्जुन एरगैसी। अर्जुन एरगैसी ने जीती है ये। विच कंट्री इज होस्टिंग द रेड फ्लैग एयर? ये तो होस्ट हो चुका है, खत्म हो चुकी है। एंड रिमपैक नेवल मल्टी नेशनल वॉर गेम, एक देश है जिसने हाल ही में रेड फ्लैग एयरफोर्स की एक्सरसाइज, बहुत सारे देशों के एयरफोर्स, और रिमपैक बहुत सारे देशों की नेवी, ये वाली एक्सरसाइजेस होस्ट की। ये होस्ट करके खत्म हो गई और ये रिमपैक अभी भी चल रही है। कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है ये? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट बताओ जी। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी जो कि बिहार और झारखंड में है रिस्पेक्टिवली, आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर कन्वेंशन। नागी नकटी बिहार और झारखंड में है क्या जी? नागी बिहार और नकटी झारखंड में? दोनों बिहार के अंदर है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। नकटी बर्ड सेंचुरी वेटलैंड इज अ मैन मेड रिजर्वायर, बिल्कुल सही है। नागी भी मैन मेड है, नकटी भी मैन मेड है, सो ओनली 2 विल बी द राइट आंसर। देखिए, नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं, बर्ड सेंचुरी जो हैं, इनको रामसार वेटलैंड की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब कुल मिला के भारत में कितनी रामसार वेटलैंड्स हो गई? 82। जिन बच्चों को नहीं पता, रामसर ईरान के अंदर एक कन्वेंशन साइन किया गया था, एक तरह से एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया था कि दुनिया भर में जितने भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है जहाँ पे पानी रहता है मिट्टी के साथ साथ, तो उन जगहों पे अगर बायोडाइवर्सिटी आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं तो उनको हम रामसार की लिस्ट में डालेंगे और उनके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाए जाएंगे। यहीं पे मुझे बता दीजिए, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब आता है? इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? राइट डाउन। तो हाल ही में, अभी तक देखो इंडिया में 80 रामसर वेटलैंड्स थे, अब 2 और ऐड हो गए हैं, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी। दोनों बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है जी, और उसमें भी झाझा फॉरेस्ट रेंज में पड़ती है और दोनों मैनमेड है, मनुष्य ने खोद खोद के ये जगह बनाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग T20 वर्ल्ड कप इज आर करेक्ट? T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको सही बताने हैं। इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 2011। 2011 में जीते थे क्या हम T20 का वर्ल्ड कप? नहीं, कब जीते थे? 2007 में जीते थे, ये तो हो गया रॉन्ग। द ट्रॉफी इज मेड ऑफ सिल्वर एंड रोडियम मेटल। इस बार जो हमने ट्रॉफी उठाई है अपने हाथ में वो रोडियम और सिल्वर मेटल की बनी हुई थी, बिल्कुल सही है। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, बिल्कुल सही है। सो ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। देखिए, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, 7 रन से हराया, और जो फिनाले था वो बारबाडोस के केंस्टिंगटन ओवल स्टेडियम के अंदर खेला गया और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को गया। फिर मोस्ट रन्स 281 किसने बनाए हैं? अफगानिस्तान के रामनुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं? तो 2 खिलाड़ी हैं, उन्होंने लिए हैं, एक तो अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी और दूसरे इंडिया के अर्शदीप सिंह। और जो ट्रॉफी थी वो सिल्वर और रोडियम मेटल की थी जी। ठीक है, और बस चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अब जो हमारा FSSAI है ना, हमारी जो
एक तरह से आप बोलिए हमारी जो कंज्यूमर की हेल्थ है उसके ऊपर इंडिया का और सरकार का बहुत ध्यान जा रहा है। अलग अलग लॉज और कानून बनाए जा रहे हैं कि कैसे आप फूड के ऊपर लेबलिंग करो नहीं करो, तो फूड सेफ्टी के ऊपर इंडिया बहुत जागरूक होता जा रहा है। शुगर कंटेंट कम करो, सॉल्ट कम करो, सैचुरेटेड फैट कम करो, तो ये डे पूछे जाने के चांसेस अच्छे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को ऑब्जर्व किया जाता है क्या? नंबर 1। और इसकी थीम फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड है क्या? बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बस इतना यही ध्यान रखना था। देख लो 7 जून को आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड इसकी थीम है। रिसेंटली व्हाट स्टेटस वाज ग्रांटेड टू सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL? CEL एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ओके, और यानी पब्लिक कंपनी है, सरकार के अंडर में आती है। और हाल ही में इसको कौन सा स्टेटस दिया गया है, कौन सा दर्जा दिया गया है? मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस इस कंपनी को दिया गया है, ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इम्पोज अ कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशन? जो लाइव स्टॉक हैं जैसे कि पिग्स हो गए, शीप हो गई, गोट हो गई, काउज हो गई, अगर वो फार्टिंग करती हैं, गैस पास करती हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा उनके मालिकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है, गर्मी बढ़ेगी। इमेजिन, बड़ा यूनिक तरह का टैक्स है। सो कौन सा कंट्री है जो दुनिया भर का ऐसा पहला कंट्री हो गया है जिसने कार्बन टैक्स? अब भाई जो वो एमिशंस करते हैं उसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं ना, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होती हैं। तो लाइव स्टॉक जो गैस एमिशंस करते हैं, डकार मारते हों या गैस पास करते हों, तो कौन सा कंट्री है? डेनमार्क है जी। चलो, इंटरेस्टिंग। Who were awarded the Dilip Bose Award for Lifetime Achievement by All India Tennis Association AITA? All India Tennis Association ने हाल ही में दिलीप बोस अवार्ड दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2 व्यक्तियों को। कौन है वो 2 व्यक्ति? जल्दी से देख के बताइए। नर सिंह एंड रोहिणी लोखंडेर, ये आंसर है। Who won men's single title at French Open 2024? ग्रैंड स्लैम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, विंबलडन, ये होते हैं ना। सो उसमें फ्रेंच ओपन 2024 के अंदर मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? व्हाट विल बी द आंसर? फ्रेंच कार्लोस अल्कराज ने जीता है। राज, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनता है, क्या राज है इसके अंदर? सो फ्रेंच और राज से जोड़ लीजिए कुछ, कार्लोस अल्कराज याद रह जाएंगे। सो फ्रेंच ओपन फीमेल सिंगल टाइटल जीता है ईगा श्वेटिक ने और कार्लोस अल्कराज ने मेल सिंगल जीता है। Which major Indian port made it to the top 20 in the Container Port Performance Index 2023? कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में दुनिया भर के टॉप 20 पोर्ट्स के अंदर भारत के भी एक मेजर पोर्ट ने अपनी जगह बनाई। कौन सा पोर्ट है जी? आंसर क्या है? विशाखापट्टनम पोर्ट, बिल्कुल सही, ये देखिएगा। सो 4th एडिशन ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का सामने आया। किसने रिलीज किया? ये वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने रिलीज किया। और इसके हिसाब से हमारा जो विशाखापट्टनम पोर्ट है वो ग्लोबली 19th नंबर पे आया है। ग्लोबल एफिशिएंसी इंडेक्स में आता है, सामान फटाफट से खाली हो जाता है, आप लोड होकर के चला जाता है, तो एफिशिएंसी जो है हमारे वर्क की, उसमें हम 19th रैंक पे आए हैं। और टॉप रैंक कंटेनर पोर्ट कौन सा है? यांगशान। कहाँ का है जी? चाइना। चलो 34th क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वॉज अवॉर्डेड UNWSIS 2024 चैंपियन अवार्ड? क्या है ये? अभी फुल फॉर्म देखेंगे, अभी के लिए आंसर करो। यूनाइटेड नेशन का WSIS 2024 चैंपियन अवार्ड इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि भारत को बिलोंग करती है, दिया गया? आंसर क्या है? C. सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को, जो कि हमारी टेलीकॉम के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उसको यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WISS 2024 का चैंपियन अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इमरजेंसी, कोई भी आपदा आ रही है, कोई भी डिजास्टर आ सकता है, कोई मौसम खराब हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर, टेक्स्ट मैसेज। तो ये सभी के बेनिफिट के लिए एक इन्होंने इस तरह का मैकेनिज्म बनाया C. ने, और उसके चलते अवार्ड दिया गया है। तो C. का प्रोजेक्ट था मोबाइल इनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। जैसे तेज हवाएं चलेंगी, आज बारिश आएगी, ये सब मैसेज आ जाते हैं ना, उसी के चलते। कौन सी कैटेगरी के अंदर? बेनिफिट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, E एनवायरमेंट कैटेगरी में C. को यूनाइटेड नेशन का WSIS चैंपियंस अवार्ड मिला है 2024 का।
35th क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। टू ऑनर लेट प्रोफेसर प्रसन्त चंद्र महालनोबिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे के तौर पे मनाया। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स डे कब आता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को आता है। 1968 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था महालानोबिस जी को, ये भी सही बात है। सो बोथ आर करेक्ट। ठीक है जी, चलिए। सो 2007 से 2007 से हम स्टैटिस्टिक्स डे मना रहे हैं 29 जून को। इस बार की थीम क्या रही? यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? सांख्यिकी, डेटा जो होता है ना उससे। और 1968 में महालानोबिस जी को पद्म विभूषण दिया गया था। 36 क्वेश्चन कमिंग योर वे, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल्स टाइटल। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर्स का सिंगल टाइटल पहली बार किसी इंडियन ने जीता है, उनका नाम बताइए। टेबल टेनिस, टीटी। श्रीजा अकुला इज द राइट आंसर। श्रीजा अकुला पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल भारत के लिए जीत करके ये आई, और ये कहाँ हुआ? लागोस के अंदर ये खेला गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? नए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन चुके हैं। पिछले महीने से ही हम ये न्यूज़ पढ़ रहे थे। कौन बन गए फाइनली? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए। और ये पहले वाइस चीफ थे, तो अब वाइस चीफ कौन बन गए हैं? लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जी बन चुके हैं। ठीक है, ओके, ये रहे। Which of the following statement regarding global gender gap index is correct? Global gender gap यानी मेल और फीमेल के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उनकी ग्रोथ को लेकर के, उनको जो तनख्वाह मिलती है उन सबको लेकर के कितना गैप आपके देश में है, उसके बेसिस पे जो रेटिंग की जाती है, उस रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है क्या? नहीं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और इंडिया का रैंक 129 आया है पूरे दुनिया भर में, ये सही है जी। सो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडिया का रैंक 129 आया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और हमारा जो रैंक है ना 2 प्लेसेस नीचे गया है। ठीक है, 129 आउट ऑफ 146 आए हैं, हम पिछले साल 2 रैंक ऊपर थे। टॉप पोजीशन पे आइसलैंड रहा है, फॉलोड बाय फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यानी हमारे डिफेंस मंत्रालय का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने साइन किया है MOU विद 4 बैंक्स टू ऑनबोर्ड देम एज स्पर्श सर्विस सेंटर? रक्षा मंत्रालय के किस विभाग ने 4 बैंकों को स्पर्श सेवा केंद्र के रूप में शामिल करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU किया है 4 बैंक्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है भाई? किसने किया है ये काम? डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने किया है। और क्यों? स्पर्श सर्विस सेंटर के तौर पे उनको ऑनबोर्ड करने के लिए। क्या है स्पर्श सर्विस सेंटर? स्पर्श देखो, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। तो जो भी हमारे डिफेंस पर्सनल होते हैं उनको जो पेंशन जानी होती है तो डायरेक्टली उनके खाते में वो पेंशन जाए, उनको कोई तकलीफ ना आए, तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में डिपार्टमेंट जो है डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसने MOU साइन किया है। गॉट इट जी? चलो। Which organization has been awarded Best Conduct of Business Regulator Award in Asia Pacific by Asian Banker? द एशियन बैंकर की तरफ से एशिया पैसिफिक कैटेगरी में यानी एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। सो CBDT के नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं, नाम क्या है? कैसे याद करवाया था मैंने? हम सूरज के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हैं, बहुत गर्मी दे रहे हो आजकल, बहुत उमस दे रहे हो आजकल। सो सूरज को हम रवि भी कहते हैं, रवि अग्रवाल जी। देन हु डेवलप द इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक जो कि एक जितने भी जनरेटर्स होंगे उन सभी का एक कॉमन मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम है। तो ये विद्युत रक्षक किसने डेवलप किया है आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक करके एक पूरा कंट्रोल सिस्टम बनाया है जहां से जितने भी
जनरेटर्स होंगे सेंट्रली मॉनिटर किए जा सकते हैं, कंट्रोल किए जा सकते हैं। आर्मी डिज़ाइंस ब्यूरो ने इसको डेवलप किया है। और ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन के तौर पे इंडियन आर्मी 2024 को ऑब्जर्व कर रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी में लेकर के आएंगे। ठीक है जी, चलिए। Which year has been officially designated by United Nations as the International Year of Quantum Science and Technology? कौन सा साल है जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे यूनाइटेड नेशन ने नाम दिया है? द ईयर 2025। और सिर्फ 2025 एक ही तौर पे नहीं जाना जाएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 और थीम इस साल को असाइन की है यूनाइटेड नेशन ने, आपको ढूंढ के लिखनी है। मैं बता चुकी हूँ डेली सीए में, जिन बच्चों ने देखा होगा और अगर याद हो तो लिख दीजिए, नहीं तो सर्च कीजिए। यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड 2025 एज द ईयर ऑफ, और देखिए वो चारों थीम्स, ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए, देन विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी सेट टू बिकम द 4th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में अभी 3 टाइगर रिजर्व हैं, 3 ही हैं, 4 नहीं हैं। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो आप बोलते हो ना, वो एक बफर एरिया है, अभी मैं समझाऊंगी। सो अभी उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है। अब ऐसी कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है जिसे बहुत ही जल्दी 4थे टाइगर रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश के तौर पे डेवलप किया जाएगा? आंसर इज सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। देखिए, अभी दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का ही बफर एरिया है जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग से टाइगर रिजर्व में काउंट नहीं होता। 4th टाइगर रिजर्व के तौर पे बहुत ही जल्दी सोहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइगर स्पॉटिंग की गई है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है ये बलरामपुर, श्रावती और गोंडा जिले में पड़ती है। ठीक है जी। टोटल इंडिया में अगर अभी हम देखें तो 55 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें सबसे नया जो डेजिग्नेट नोटिफाई हुआ था वो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान का। Then which of the following statement regarding exercise GIMEX 2024 is correct? GIMEX 2024 से रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सी है बतानी है। बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये इंडिया और जापान के बीच की, सही है GIMEX? बिल्कुल सही है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी, हाँ जी, बोथ आर करेक्ट। सो देखिएगा, 8th एडिशन जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी GIMEX का जापान के अंदर कंडक्ट किया गया। इंडिया की नेवी से शिवालिक ने जाकर के पार्टिसिपेट किया योकोशुका जापान में, और जापानीज नेवी की तरफ से गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर JS युगिरी ने पार्टिसिपेट किया। और ये 2012 से ही स्टार्ट हुई थी, सबसे पहला एडिशन जापान के अंदर ही, जापान में ही इसको कंडक्ट किया गया था। अच्छा, इसके अलावा और भी एक्सरसाइज जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है, देखो दोनों देशों की नेवी के बीच में GIMEX होती है, एयरफोर्स के बीच में शिन्यू मैत्री और आर्मी के बीच में धर्मा गार्जन। What is the name of the tourism air service scheme launched by मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश ने हाल ही में अपने अलग अलग ऐसे सिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ जो टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे बहुत अच्छे हैं, और उनको जोड़ने के लिए एयर सर्विस स्टार्ट की है। तो वो एयर सर्विस स्कीम का नाम क्या है जो मध्य प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च की है? आंसर क्या है? PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस, ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी वर्जन जो है दैट इज PM श्री पर्यटन वायु सेवा। और इसका उद्घाटन या लॉन्च कहाँ से किया गया? भोपाल से किया गया CM मोहन यादव जी द्वारा। तो एयरक्राफ्ट है, छोटे से एयरक्राफ्ट हैं जो लेकर के आपको उतार देंगे अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे। तो 8 ऐसी सिटीज़ हैं जिनको कनेक्ट किया जाएगा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रेवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो। यहाँ पे एयर सर्विस दी जाएगी जो भी टूरिस्ट आएंगे उनको। द रजा पर्व फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? रजा पर्व या रजा पर्व जो बोलते हैं, कौन से स्टेट में मनाया जाता है? मुख्य रूप से ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। और राजा पर्व मिथुन संक्रांति भी इसको बोलते हैं। संक्रांति का मतलब होता है जब सन एक राशि से निकल के दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा होता है। तो जब मिथुन में प्रवेश कर रहा होता है तो मिथुन संक्रांति या रजा पर्व मनाया जाता है। 3 दिन का ये त्यौहार होता है जो ओडिशा में मुख्य रूप से मनाते हैं, और इस दौरान खेती नहीं की जाती है ना। मदर अर्थ जो होती है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, तो कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की जाती है। इसको बासु माता या अर्थ गॉडेस को डेडिकेटेड ये फेस्टिवल माना जाता है। वुमनहुड को भी डेडिकेटेड होता है, और मॉनसून का भी आगमन इसी समय हो रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठे मनाया जाता है। पहली रजा फर्स्ट डे होता है जो 14 जून को मनाई गई, फिर मिथुन संक्रांति या रज संक्रांति 15 जून को, और लास्ट डे को बासी रजा बोलते हैं 16 जून को। 3 दिन का ये फेस्टिवल ओडिशा के अंदर।
What is the name of 65 kilometer wide crater discovered by Indian scientists in the Tharsis volcanic region of Mars? मार्स में एक रीजन है जिसको थार्सिस रीजन कहा गया, और वहाँ पे हाल ही में इंडियन जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन्होंने 3 क्रेटर्स यानी 3 बड़े बड़े ऐसे गड्ढे, जिनको हम क्रेटर बोलते हैं ना, वोल्केनिक इरप्शन हो तो क्रेटर्स रह जाते हैं ना, ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से एक गड्ढा 65 किलोमीटर बड़ा है और 2 10-10 किलोमीटर बड़े हैं। तो 65 किलोमीटर चौड़े गड्ढे का क्या नामकरण किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? लाल क्रेटर। ये देखिए, ये लाल क्रेटर है, उसके पास में ये हिल्सा क्रेटर और ये मुर्सान क्रेटर। सो लाल क्रेटर 65 किलोमीटर वाइड है, फिर मुर्सान क्रेटर जो कि उत्तर प्रदेश के एक टाउन के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है, 10 किलोमीटर वाइड है। हिल्सा क्रेटर भी 10 किलोमीटर वाइड है, बिहार के एक टाउन के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है जी, चलिए। हु डेवलप्ड द नागास्त्र 1 मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स? नागास्त्र 1 मैन पोर्टेबल यानी हम यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, सुसाइड ड्रोन्स हैं यानी इनके आगे वॉरहेड्स होते हैं, गोला बारूद लगा हुआ होता है, एक्सप्लोजिव लगे हुए होते हैं, आप इन ड्रोन को ले जा करके और मिसाइल की तरह फोड़ सकते हो। ओके, सो ये डेवलप किसने किए हैं आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? EEL, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने इनको बनाया है। देखिए, इंडिया का पहला इंडिजिनस कामिकेज मोड ड्रोन। कामिकेज मोड ड्रोन क्या होते हैं? ऐसे ड्रोन जिनके आगे वॉरहेड लगा हुआ होता है यानी बारूद होता है, एक्सप्लोजिव्स होते हैं, तो जाकर के आप इनको टारगेट पे अटैक करवा सकते हो और वो विस्फोट कर देंगे। सो इंडियन आर्मी ने फर्स्ट बैच मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स जिनका नाम नागास्त्र 1 है वो रिसीव किया है, और इनमें लॉन्च पैड, अगर किसी और के कैंप्स हैं, दुश्मन के लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से वो कुछ लॉन्च करेंगे, तो उन सब के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं। सोल्जर्स की मुठभेड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको डिज़ाइन डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की ही एक सब्सिडरी है। इनमें इनबिल्ड वॉरहेड्स होते हैं, और ऐसे ड्रोन जिनमें वॉरहेड्स होते हैं यानी आगे बारूद वगैरह लगे हुए होते हैं उनको कामिकेज या एक्सप्लोडिंग ड्रोन कहा जाता है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पे कौन पास आउट हुई हैं, यानी अपनी उन्होंने पढ़ाई और ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है? आंसर क्या? आंसर लिखा हुआ ही है, आई एम सो सॉरी, इसका आंसर क्यों लिखा हुआ रह गया? आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अनामिका बी राजीव, सब लिeutenant अनामिका बी राजीव, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। Then which of the following statement regarding निजुत मोइना स्कीम is or are correct? निजुत मोइना स्कीम एक असम की स्कीम है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस सारे स्टूडेंट को, यहीं पे गलत हो जाता है। स्किल डेवलपमेंट गर्ल्स को, गलत। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, इंसेंटिव देना गर्ल्स स्टूडेंट्स को ताकि वो पढ़ाई कंटिन्यू करें, यस। हेल्थ केयर, गलत। तो देखिएगा सी इज द राइट आंसर। अब निजुत मोइना स्कीम हेमंत बिस्व शर्मा जी ने, जो कि असम के सीएम है, उन्होंने लॉन्च की ताकि गर्ल्स जो हैं वो मैरिज उनकी जल्दी न करवा दी जाए, उनको पढ़ाई करने दिया जाए। तो क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो करती हैं तो उनको इंसेंटिव के तौर पे उनके अकाउंट में राशि जमा करवाई जाएगी। उनको अनमैरिड रह करके पढ़ाई करना ज़रूरी है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वो आफ्टर मैरिज भी करेंगी तो भी इंसेंटिव मिलेगा, बाकी केसेस में बिफोर मैरिज पढ़ेंगी तो ही मिलेगा। सो टू बूस्ट गर्ल एजुकेशन और चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए क्लास 11 से पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें देखिए 11-12 में अगर आप पढ़ रहे हो तो 1000 रुपये पर महीने आपके खाते में आएंगे, 1250 अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और 2500 अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। 10 महीने का पेमेंट आएगा बिकॉज 2 महीने छुट्टियों के रखे गए हैं। ठीक है जी, चलिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू क्लिंच अ 3-स्टार ग्रैंड प्री एट FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप? पहली भारतीय राइडर, इक्वेस्ट्रियन से रिलेटेड घोड़सवार जो होते हैं ना, वो 3-स्टार ग्रैंड प्री जीतने वाली FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप में कौन बनी है? आंसर क्या है? श्रुति वोरा, शी। देखिए, श्रुति वोरा ने हिस्ट्री बनाई है, पहली इंडियन बनी है 3-स्टार ग्रैंड प्री इक्वेस्ट्रियन इवेंट जीतने वाली FEI ड्रेसेज वर्ल्ड कप में, जो कि कहाँ हुआ? स्लोवेनिया के अंदर हुआ। हु इज ऑनर्ड विथ V. शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 18th MIFF मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में V. शांतारमन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सुब्बैया नालामुथु, सुब्बैया नालामुथु जी, जो कि एक फिल्म मेकर हैं। इनको 18 मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया।
विच कंट्री डिड यूएसए रिसेंटली डेजिग्नेट एज अ मेजर नॉन नेटो अलाय, यानी वो नेटो का मेंबर नहीं है लेकिन यूएसए का नॉन नेटो अलाय बन गया है। अब यूएसए और उस कंट्री के बीच में ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे। कौन से कंट्री को नॉन नेटो अलाय का दर्जा यूएसए ने हाल ही में दिया है? कीन्या को दिया है। ठीक है। अंडर द उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी विथ मोर देन 97% लिटरेसी। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 97 से अधिक साक्षरता के साथ पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? फंक्शनल लिटरेसी। सो रिसेंटली कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी? लद्दाख है जिसने ये अचीव किया है। अब देखिए, उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 2027 तक इम्प्लीमेंट की जाएगी। जो लोग 15 ईयर्स एंड अबव के हैं और कभी उन्होंने एजुकेशन वगैरह हासिल नहीं की तो उनको फंक्शनल लिटरेसी देने के लिए कि काम आ जाए उतनी उनको एजुकेशन दे दी जाए, स्किल डेवलपमेंट थोड़ा कर दिया जाए ताकि वो कंट्रीब्यूटिंग नागरिक बन सके देश के, उसके लिए प्रोग्राम चलाया जाता है। और लद्दाख ने 97% फंक्शनल लिटरेसी इसके तहत अचीव कर ली है। डॉक्टर BD मिश्रा जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हेमिस सेशु फेस्टिवल इज आर करेक्ट? हेमिस सेशु फेस्टिवल, हेमिस गोम्पा, हेमिस मोनास्ट्री, लद्दाख के अंदर सबसे बड़ी मोनास्ट्री, उससे रिलेटेड है। देखते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th डे ऑफ लूनर तिब्बतन कैलेंडर। तिब्बतन कैलेंडर जो है चांद से चलता है तो उसकी 10th डे को ये मनाया जाता है हेमिस सेशु फेस्टिवल। सही है जी। द हेमिस गोम्पा इज द बिगेस्ट मोनास्ट्री इन लद्दाख। ये तो मैंने ही बोल दिया अभी, दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट। देखिए, छाम डांस किया जाता है इस दौरान, छाम डांस, राइट। सो हेमिस फेस्टिवल हेमिस गोम्पा में, जो कि सबसे बड़ी मोनास्ट्री है लद्दाख की, वहाँ मनाया जाता है। 16 और 17 ऑफ जून को ये मनाया गया। हेमिस सेशु इसको कहते हैं। 10th डे को मनाया जाता है। गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, और वो तांत्रिक बुद्धिज्म, जिसे वज्रयान सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं ना, उसके फाउंडर माने जाते हैं। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। What is the name of the vessel being developed by NIOT, National Institute of Ocean Technology, that can dive 6000 मीटर deep into ocean? आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किए जा रहे उस जहाज का, जहाज बोलिए या एक वेसल, उसका नाम बताइए जो समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक गोता लगा सकता है। What is the name of that vessel? वेसल का नेम पूछा जा रहा है। मत्स्ययान 6000। तो हमारा एक मिशन है डीप सी, डीप अंडर वाटर में जाने का मिशन, समुद्रयान मिशन। ठीक है, भारत इस पे काम कर रहा है। सो इंडिया इज सेट टू बिकम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। 6000 मीटर पानी के अंदर तक जा करके हम वहाँ से रिलेटेड एक्सप्लोरेशन वगैरह कर सके, उसके लिए NIOT ने मत्स्ययान 6000 बनाया है। ठीक है जी। और ये क्रू को लेकर के, यानी लोगों को लेकर के इतने डीप में जाएगा। और इससे पहले USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान के पास ही ऐसे डीप सी मिशन हुए हैं। अब भारत 6th इन द लाइन बनने जा रहा है। 2021 से लेकर 2030 तक का ये जो पूरा दशक है, डेकेड है, इट इज डेडिकेटेड एज डेकेड ऑफ ओशन साइंस। ओशन साइंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट बता दीजिए। विनोद गणात्रा जी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कॉन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विनोद गणात्रा जी बने हैं। बिल्कुल सही है। ही इज द ओनली इंडियन फिल्म मेकर टू रिसीव लिव उलमैन पीस प्राइज। ये भी बिल्कुल सही है। सो बोथ A and B विल बी द राइट आंसर। विनोद गणात्रा जी बच्चों से रिलेटेड फिल्म्स बनाते हैं, एमिनेंट फिल्म मेकर हैं, चाइल्ड से रिलेटेड बनाते हैं, चिल्ड्रन से रिलेटेड। साउथ अफ्रीका का प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इसी के साथ साथ इनको लिव उलमैन पीस प्राइज भी मिला है। शिकागो के अंदर इनकी मूवी है हरुन अरुण, उसके लिए हरुन अरुण। Which city was declared India's first UNESCO City of Literature? Recently UNESCO City of Literature, भारत से पहली एक सिटी है जिसको UNESCO City of Literature का दर्जा दिया गया है। आंसर विल बी कोड़िकोड। कोड़िकोड इज द राइट आंसर। सो कोड़िकोड जो कि केरला के अंदर है, वो इंडिया से पहले यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है। लास्ट ईयर कोड़िकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जगह मिली थी ग्वालियर के साथ। ग्वालियर को म्यूजिक कैटेगरी में मिली थी और कोड़िकोड को लिटरेचर कैटेगरी में मिली थी, और अब इसको सिटी ऑफ लिटरेचर
का दर्जा भी मिल गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योग सेलिब्रेशन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब आता है? 21 जून को आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है थीम क्या है जी 10th इंटरनेशनल योग सेलिब्रेशन की? योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। देखिएगा, पीएम मोदी जी ने इस बार शिरकत की यानी पार्टिसिपेट किया 10th इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेशन जो कि श्रीनगर में हुआ। वहाँ पे योग फॉर सेल्फ और सोसाइटी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ही क्यों जाने लगा? इंडिया की पहल थी, क्योंकि सितंबर 2014 में जब 69th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तब पीएम मोदी जी ने ही सजेस्ट किया था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ेंगे आगे। सो 2015 से कब से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? 2015 से, 16 से, 17 से, या नन ऑफ दीज? ये भी बता दीजिए। Which country tops the list of FDI recipient countries according to UNCTAD World Investment Report? UNCTAD World Investment Report के हिसाब से कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? आंसर क्या होगा? आंसर विल बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI आया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की। उसके हिसाब से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में डिक्लाइन पे रहा, यानी 2023 में अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो 43% का डिक्लाइन आया है। दुनिया भर में डिक्लाइन है। दुनिया भर का एवरेज अगर हम देखें तो 2% का डिक्लाइन आया है। हमारे यहाँ पे इतना है। और भी देश हैं जिनमें मेजर डिक्लाइन आया, USA इंक्लूडेड। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 15th स्पॉट पे ड्रॉप हुई है। यानी FDI के मामले में कि कितना दूसरे देशों से डायरेक्ट निवेश हमारे यहाँ पे आया है, उसमें हम 15th नंबर पे हैं। और इससे पहले हम 8th पोजीशन पे थे। टॉप पे USA है, फिर चाइना, सिंगापुर। वी आर ऑन 28 रैंक नहीं है, 28 बिलियन US$ के हमारा FDI आया है। 15th हमारा रैंक है। ठीक है जी, चलिए। इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। उसका क्या नाम होगा? जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो अभी तक की सबसे पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज, एयरफोर्स रिलेटेड एक्सरसाइज होस्ट करने जा रहा है। और उसका क्या नाम होगा? आंसर इज तरंग शक्ति। तरंग शक्ति। तरंग शक्ति एक्सरसाइज हम होस्ट करेंगे जिसमें UK, US, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, UAE ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। अगस्त के अंदर ये सदर्न इंडिया में होगी और अगस्त एंड और मिड सितंबर में ये वेस्टर्न सेक्टर में होगी। 2 फेजेस के अंदर ये कंडक्ट की जाने वाली है। अभी तक की इंडिया के सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एयरफोर्स रिलेटेड एक्सरसाइज तरंग शक्ति। विच म्यूजियम फ्रॉम इंडिया हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द यूनेस्को प्री वर्सेल्स म्यूजियम अवार्ड 2024? भारत से एक ऐसा म्यूजियम है जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभी प्राइज नहीं मिला है, शॉर्टलिस्ट किया गया है यूनेस्को के प्रिक वर्सेल म्यूजियम अवार्ड 2024 के लिए। दुनिया भर से 7 ऐसे म्यूजियम हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी वो दुनिया भर के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम हैं। तो हमारा कौन सा म्यूजियम इसमें जगह बना पाया? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम भुज के अंदर जो है। ठीक है, सो ये वर्ल्ड के 7 मोस्ट म्यूजियम में आ गया है। अब जो फाइनल अवार्ड होगा वो दिया जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको करेक्ट बताना है। नालंदा यूनिवर्सिटीज न्यू कैंपस राजगीर बिहार के अंदर है और इनॉग्रेट किया गया, बिल्कुल सही है। रूइंस ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार वर डिक्लेयर्ड यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज इन 2012। 2012 में यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर हुआ था क्या नालंदा यूनिवर्सिटी और जो एंशिएंट थी? नहीं, ये रॉन्ग है। सो सिर्फ फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए 2016 में डिक्लेयर हुआ था ये। सो पीएम मोदी जी ने हाल ही के अंदर नया कैंपस जो नालंदा यूनिवर्सिटी का है, जो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे खोली गई थी, उसका न्यू कैंपस लॉन्च किया है। और नालंदा जो राजगीर बिहार में है, यहाँ पे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी महाविहार के पास में ही इसको रीओपन किया गया है। और जो एंशिएंट रूइंस हैं ओरिजिनल नालंदा महाविहार के, उनको यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर पार्लियामेंट के अंदर 2010 के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से एस्टैब्लिश करने की परमिशन या ये हमने बातचीत फिक्स की थी। विच रैंक डिड इंडिया अचीव ऑन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज किया और उसमें भारत की रैंक क्या है जी? हमारी रैंक है 63 नंबर पे हम आए हैं।
पिछले साल हम 67 पे थे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमने किया। 63rd कितने कंट्रीज में से? 120 कंट्रीज में से। लास्ट ईयर हम 67 पोजीशन पे थे, स्वीडन ने टॉप किया है। ओके, चाइना, क्योंकि हम कंपीट करते रहते हैं तो देख लो चाइना 20th रैंक पे है, हम अभी तो काफी पीछे हैं। चलो, चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज इस तरह का सिंगल आर्च ब्रिज है ना, इज अ पार्ट ऑफ विच रेल लिंक प्रोजेक्ट, एक बड़ा रेल लिंक प्रोजेक्ट है। उस रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत ये जो चेनाब का रेल ब्रिज है ये भी आता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से बड़े रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बना है? आंसर क्या होगा? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत। देखिएगा न्यूज़ में क्या रहा था कि चेनाब ब्रिज जो है उस पर इंडियन रेलवेज ने सक्सेसफुली ट्रायल रन, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज है ये चेनाब ब्रिज, और उसमें इंडियन रेलवे ने ट्रायल रन रेल का ले लिया है। तो उसी से रिलेटेड अब हमने क्वेश्चन देख लिया। देखो ये बाक्कल और कौड़ी जो रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे ये पड़ता है ब्रिज, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है, 359 मीटर अबव द चेनाब रिवर बेड ये बना हुआ है। हाईएस्ट सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज है ये, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है। 120 ईयर्स तक ये ब्रिज काम करेगा ऐसा कहा जा रहा है। ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है, बड़े से बड़े अर्थक्वेक आ जाएं जो इंडिया में मैक्सिमम आते हैं सिवियरेस्ट जोन 5 के, उनको भी झेल लेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन अपग्रेडेड द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिंक्स फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल? आइबेरियन लिंक्स ये एक प्रजाति है, ओके, कैट की एक स्पीशीज है, बिगर कैट्स की, और उसको पहले एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया था, अब वो वल्नरेबल में आ गई, यानी इसकी संख्या बढ़ गई है, तो इसका कैटेगरी थोड़ा रिलैक्स वाला हो चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संस्था है जिसने ये कैटेगरी चेंज किया है? IUCN। सो आइबेरियन इंक्स यानी लिंक्स पार्डिनस, और कैट विद 9 लाइव्स हम बोलते हैं ना, जैसे कि 9 जानें होती हैं कैट की, 9 जीवन होते हैं, वो इसी कैट के लिए कहा जाता है। सो IUCN ने इसको एंडेंजर्ड से वल्नरेबल में डाल दिया है। ये कहाँ की नेटिव है? स्पेन और पोर्टुगल में खास तौर से पाई जाती है। पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े से लेग्स होते हैं इसके। 2001 में देखो 62 एडल्ट इंडिविजुअल्स ही रह गए थे, लेकिन आज की बात करें तो 2000 से ज़्यादा हैं। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंटर सेक्टर NFIES? NFIES क्या है? नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? केंद्र क्षेत्र की ये स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर की, स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेक्टर नहीं, 100% फंडिंग सेंटर की तरफ से आएगी। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ करना नहीं, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना, ऑफ कैंपस लैब्स लगा के नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ के, बिल्कुल सही है। देखिए अभी रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम को, जिसका नाम है नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम। अभी हम नए क्रिमिनल लॉज लेकर के आए हैं जिनमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। अगर जुर्म 7 ईयर्स से ज़्यादा का आपको सज़ा दे सकता है कोई भी केस, तो उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे देश के अंदर फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। ऐसी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ बनाइए जहाँ फॉरेंसिक साइंसेज में पढ़ाई करवा सके हम लोगों को, ऐसे लैब्स बनाइए जहाँ पे फॉरेंसिक से रिलेटेड हम जांचें कर सकें। तो उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। फाइनेंशियल आउटले रखा गया है 2254.43 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कैंपसेस, लैब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप किए जाएंगे 2024-25 से लेके 28-29 तक के। राइट, यही सब बातें हमने यहाँ लिख दी हैं। ओके, चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट बताइए, इनकरेक्ट कौन सी है? जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फैसिलिटी डेडिकेटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन किंग वल्चर। एशियन किंग वल्चर जो होते हैं उनके कंजर्वेशन और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए दुनिया का पहला फैसिलिटी जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर होगा। बिल्कुल सही है ये तो। स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के हिसाब से, ये भी सही है। नॉट करेक्ट, कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, बोथ आर करेक्ट। देखो ये है एशियन किंग वल्चर, और इनके कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इस्टेब्लिश किया जाएगा बहुत ही जल्दी एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और इसका नाम रखा जाएगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। तो ये जो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, इसका नंबर और बढ़ाने में हेल्प होगी। ठीक है, चलो फाइनली ये लास्ट स्लाइड है, 70th क्वेश्चन, और ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे आंसर करोगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो?
नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ये था आज का सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन यानी 70 न्यूज़, उसके सारे एस्पेक्ट हमने समझे हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, इससे ज़्यादा अगर प्रॉपर न्यूज़ कवरेज चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन कवरेज चाहिए तो सवाल ई बुक को रेफर कीजिएगा। प्रॉपर डेप्थ में न्यूज़ समझनी है, पढ़नी है अगर, तो मंथली मैगजीन ले लीजिएगा। और डेली अगर न्यूज़ कवरेज करेंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। डेली करंट अफेयर फॉलो किया कीजिए। दिन में 12 बजे अराउंड आपको ये चैनल के ऊपर मेरे साथ ही पढ़ने को मिलता है। जल्दी ही मिलेंगे कल, तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड इवनिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।